आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे एफकॉम होल्डिंग्स लिमिटेड के बारे में। जानेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी आने वाले टाइम में कैसे परफॉर्म कर सकती है, कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर्स कैसे हैं, कंपनी के रिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या है, एंड पूरे कंपनी के कॉन कॉल को डिकोड करेंगे कि कंपनी एक्चुअल में क्या कह रही है, आगे आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती है। उसकी वजह से हम लोग ग्रोथ पैरामीटर देखेंगे कंपनी यहाँ से कितनी ग्रो हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करें एफकॉम होल्डिंग के बारे में, तो पहले समझ लेते हैं एफकॉम होल्डिंग करती क्या है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखोगे ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2013 में फरवरी में, मतलब कि 2013 की कंपनी है, नई कंपनी है एफकॉम होल्डिंग लिमिटेड, इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेटिंग कार्गो ऑन एन एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट बेसिस। मतलब ये एक तरह की फ्राइट कार्गो है। हम लोग कहते हैं ना, लाइक इंटरनेशनल कार्गो होता है जो पार्सल लाइक जोग्राफिकल पार्सल डिलीवर करता है। मतलब कि आपको अगर यहाँ से इंडिया से दुबई अगर कोई सामान भेजना है तो बाई एयर जो जाता है उसके लिए यूज होता है। जो बाई एयर कार्गो शिपमेंट होती है, जो बाई एयर डिलीवरी होती है, उसको हम लोग उस बिजनेस में एफकॉम होल्डिंग वर्क करती है। अब समझ लेते हैं कंपनी करती क्या क्या है, मतलब लाइक किस किस टाइप के डिलीवर करती है। तो हम लोग कंपनी के वेबसाइट पे आते हैं तो उससे हमें क्लियरेंस मिलेगी कंपनी का एक्चुअल में बिजनेस मॉडल क्या है। तो हम लोग एफकॉम होल्डिंग के वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब देखते हैं कंपनी का प्रोडक्ट क्या क्या है। तो प्रोडक्ट में कंपनी कह रही है जनरल कार्गो भेजती है, मतलब कि आपके जैसे कि आपको अगर कोई चीज सेंड करना है तो वो भी कंपनी करती है। फ्लाइंग फ्रेश, मतलब कि जो हमारे ये होते हैं ना, जैसे सी फूड्स होते हैं, ठीक है, सी फूड्स हो गए आपके, कोई भी चीज़ें फ्रेश हो गई, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, ये उसके लिए भी कार्गो है। फ्लाइंग फार्मा, जैसे कि अगर अमेरिका को हम लोग मेडिसिन एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सी कंपनीज यूज आएंगी? एफकॉम जैसी कंपनी रहती हैं जो कि डिलीवर करती है यहाँ से। अगर यूएस से डिलीवर करना है, दुबई डिलीवर करना है, ऑस्ट्रेलिया डिलीवर करना है, एनी लोकेशन पर डिलीवर करना है, तो फार्मा सेक्टर में भी है। फ्लाइंग प्रायोरिटीज, मतलब कि प्रायोरिटी का मतलब ये है कि जस्ट लाइक अ चार्टर टाइप का आप समझ सकते हो। चार्टर को मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। ठीक है, डेंजरस कार्गोज, लाइक कि अगर कुछ डिफेंस रिलेटेड चीजें हैं, कुछ लाइक केमिकल्स हैं, उनको डिलीवर करना है तो उसमें भी वर्क करती है। हाई वैल्यू कार्गो लाइक गोल्ड हो गए, डायमंड्स हो गए, अगर इनको डिलीवर करना है तो इसके लिए भी इस बिजनेस में भी ये वर्क करती है। प्रोजेक्ट कार्गो, लाइक कि कोई कंपनी है, लाइक टाटा महिंद्रा या कोई कंपनी है, उसके कुछ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, सो उस टाइप के लिए अगर यूज हो रहा है तो ये। एंड फ्लाइंग एक्सप्रेस, लाइक नॉर्मल अपनी एक्सप्रेस डिलीवरी होती है, उसके लिए भी ये करती है। तो ये इंडिया टू इंडिया भी करती है, इंडिया टू इंटरनेशनल भी करती है, तो दोनों जगह ऑपरेट करती है। ठीक है, अब हम चलते हैं कंपनी के बारे में, हम पढ़ते हैं। यहाँ पे चार्टर्ड लिखा है। ठीक है, चार्टर्ड कार्गो का मतलब क्या होता है, आप ये समझो कि सपोज ये सारे जो कार्गो हैं हमारे, इसमें आपकी डिलीवरी डेट रहती है। ठीक है, आप आज भेजोगे, 5 दिन बाद डिलीवर होगा, 6 दिन, क्योंकि वो सारी डिलीवरी स्केड्यूल्ड है। ठीक है, चार्टर्ड कार्गो का मतलब ये होता है, सपोज महिंद्रा को ये सारे इक्विपमेंट्स चाहिए, या टाटा को, या फिर किसी भी कंपनी को, लाइक आजाद, बोइंग, किसी को भी ये जो इक्विपमेंट्स है ये उसे दुबई से इंडिया मंगाना है। अब वो 5 दिन का वेट नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, वो पूरी की पूरी प्लेन बुक कर लेगा, लाइक चार्टर पूरा प्लेन बुक कर देगा, एंड उसके अंदर वो अपना सारा सामान रखेगा और वो 2 से ढाई घंटे के अंदर इंडिया में डिलीवर्ड, जितना फ्लाइंग टाइम रहेगा उतने में डिलीवर हो जाएगा। तो उसको हम लोग चार्टर कहते हैं, मतलब कि आप पूरी की पूरी फ्लाइट बुक कर दो। ठीक है, उस बिजनेस को भी ये लोग टेक केयर करते हैं। अब आते हैं हम लोग समझ गए कंपनी किस बिजनेस में है, कंपनी क्या काम करती है। तो एक कंपनी ये टाइप की लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि एयरप्लेन लॉजिस्टिक में काम करती है, लाइक कि फ्लाइट यूज करके पार्सल्स को डिलीवर करने का काम करती है। अब आते हैं कंपनी के पैरामीटर्स पे। तो एफकॉम कंपनी है 4133 करोड़ की, मतलब एक माइक्रो टू स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, कंपनी का पी चल रहा है 33, जो कि इंडस्ट्रीज पी से थोड़ा महंगा चल रहा है। और इस बिजनेस में महंगा ये नहीं है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ देख के हमको समझ में आएगा। कंपनी का आरओसी चल रहा है 33 का, कंपनी का आरओई चल रहा है 36 का, दोनों बहुत अच्छे हैं। आरओसी आरओई इवन लॉजिस्टिक बिजनेस के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि लॉजिस्टिक बिजनेस में जो प्रॉफिटेबिलिटी रहती है वो डेट एंड इक्विटी शेयर के मुकाबले कम रहती है, तो उनके आरओसी आरओई कम रहते हैं, पर इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स की जो है वो 90% से ग्रो हुई है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो 3 ईयर का है वो 109% से ग्रो हुआ है। मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों कंपनी ऑलमोस्ट 90% से ग्रो कर रही है, 90 to 100% से ग्रो कर रही है।
कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40 का है। आप डिलीवरी वाले किसी भी कंपनी का देखना, चाहे डिलीवरी का देख लेना, शेडोफैक्स का देख लेना, या किसी भी कंपनी का देख लेना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40% लाना पॉसिबल नहीं होता है, पर कंपनी मेंटेन कर रही है। ठीक है, कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट 20 का है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पैग रेशियो कंपनी का 0.31 का है। ये दिखाता है कंपनी की जिस हिसाब से ग्रोथ है उसके हिसाब से कंपनी बहुत सस्ती मिल रही है। कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू चल रही है 2041 की है, एंड कंपनी ट्रेड हो रही है 1440 रुपए पे, मतलब कंपनी अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से भी कम पे ट्रेड हो रही है। अब आते हैं कंपनी के बारे में, हम लोग कंपनी के पैरामीटर्स देखते हैं, फिर कंपनी के कॉन कॉल को बिल्कुल डीपली डिकोड करेंगे एंड समझेंगे कंपनी ने इस कॉन कॉल में क्या बोला है। अगर आप देखो, मैंने आरओसी आरओई की बात की थी, तो आप डिलीवरी की आरओसी देखो 2 की है, आरओई ऑलमोस्ट 2 की है, शेडोफैक्स आरओसी 9 की है, आरओई लाइक 10। किसी का भी आपको 40 नहीं दिख रहा होगा। एफकॉम का देखो, आरओसी 33 का है एंड आरओई 36 का है। दैट्स वाई मैंने कहा ना कि आरओसी आरओई मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है 30 के ऊपर, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी आपके इक्विटी एंड जो आपके रिजर्व है उसके कंपैरिजन में इतना नहीं आता, बट कंपनी अच्छा कर रही है। चलिए आगे देखते हैं कंपनी के डिटेल पैरामीटर्स एंड समझते हैं कंपनी कैसे ग्रो हो रही है। 2021 में कंपनी 14 करोड़ का रेवेन्यू करती थी। ठीक है, आज के टाइम में 2026 में कंपनी ऑलमोस्ट 600 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। मतलब आप सोचो ऑलमोस्ट कितना जंप है, 40 गुना 50 गुना। ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर लेना। लास्ट ईयर के भी कंपैरिजन में देखा जाए तो कंपनी ने अपना रेवेन्यू को 239 करोड़ से बढ़ा के ऑलमोस्ट 583 करोड़ किया। यहाँ पे भी कंपनी ने नियर अबाउट 2.5x और लाइक 3x की 2.5x की जंप मारी है, आप समझ सकते हो। ठीक है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 48 करोड़ से बढ़ा के कंपनी ने 122 करोड़ कर दी, ऑलमोस्ट 3x की जंप है। पर अगर 2021 से कंपैरिजन करोगे तो -4 करोड़ का जो लॉस था कंपनी का, वो 122 करोड़ के प्रॉफिट में चेंज हो चुका है 5 सालों के अंदर। तो कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी को भी बहुत अच्छे से ग्रो किया है, रेवेन्यू को भी बहुत अच्छे से ग्रो किया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी हर साल अपना प्रॉफिट को ग्रो कर रही है। पहले 14 करोड़, फिर 48 करोड़, फिर 84, फिर 148, फिर 239 एंड देन 583। अब हम जब कंपनी की कॉन कॉल पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कंपनी आगे कैसा रेवेन्यू ग्रो करने वाली है, वो समझेंगे। ओके, तो हम आते हैं नीचे, देखते हैं कंपनी के और बैलेंस शीट में। कंपनी के पास 26 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है। ठीक है, 431 करोड़ का डेट है, सॉरी रिजर्व है, एंड 400 करोड़ का डेट है। मतलब कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अंडर 1 है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी का नेट कैश फ्लो की बात करते हैं। नेट कैश फ्लो कंपनी का 62 का है एंड फ्री कैश फ्लो कंपनी का 76 का है। फ्री कैश फ्लो कंपनी का निगेटिव है। ठीक है, माइट भी तो कंपनी ने अपना हम कहते हैं कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही होगी, दैट्स वाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पैसा जा रहा है। इन्वेस्टिंग क्या करेगी कंपनी, लाइक एयरक्राफ्ट्स खरीदेगी, वही इन्वेस्टिंग होगा, तो उसके लिए कंपनी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, तो इसलिए फ्री कैश फ्लो -76 दिख रहा है। कंपनी का अगर हम लोग देखते हैं नीचे, कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल 100 के अंदर है एंड कंपनी ने लास्ट ईयर से कैश कन्वर्जन साइकिल घटाया है, ये भी अच्छी बात है। एंड कंपनी का वर्किंग डे कैपिटल 117 डेज का था, जो कि घट के 48 डेज का हो गया, ये भी बहुत अच्छी बात। कंपनी का आरओसी घट रहा है क्योंकि रीजन है कंपनी ने डेट अपना बढ़ाया है। कहाँ अगर हमें देखना है तो कंपनी ने 26 करोड़ से डेट 400 करोड़ कर दिया है, इसलिए आरओसी घट रहा है। अब डेट कंपनी ने क्यों बढ़ाया है, ये कॉन कॉल में कंपनी ने मेंशन किया है, तो हम उसके अंदर देखेंगे कंपनी ने अपना डेट। अब हम लोग बात करेंगे आगे कंपनी के शेयर होल्डिंग के बारे में। ठीक है, तो ओके, हम लोग कुछ इनसाइट के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, मार्च 2026 में कंपनी के पास फ्लीट साइज एयरक्राफ्ट कितने, 3 है। ठीक है, 3 एयरक्राफ्ट है मार्च 2026 में। मार्च 2025 में 2 ही थे। इन्होंने दिसंबर के मंथ में कंपनी ने एक और एयरक्राफ्ट ऐड किया है जो कि ऑपरेशनल हो गया है, इसलिए ये 2026 में 3 शो कर रहा है। ठीक है, एवरेज यील्ड की बात करते हैं पर केजी, तो यहाँ पे यूएसडी में 2.54 है। ठीक है, कार्गो टन की बात करें किलोमीटर के तो 37.60 है। ये सारी चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग बात करते हैं। हाँ, ये आप समझ सकते हो, नंबर ऑफ प्योर चार्टर्ड 1129। मतलब मैंने आपको ये बोला था कि चार्टर्ड क्या होता है, कि अगर किसी ने
डायरेक्ट पूरी फ्लाइट ही बुक करके अपना सामान को भेजा हो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, उसको चार्टर्ड करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कितनी रन की है 2026 में? 1129। इसमें प्रीमियम भी ज़्यादा मिलता है कंपनी को, इसीलिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है होगा 2026 में। अगर आप देखोगे तो अगर हम ऊपर डेटा में देखें तो 29% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के 40% का हो गया है। दैट्स वाई, क्योंकि अगर आप जितना चार्टर बुक करोगे आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी की बात होती है, अर्जेंसी की बात होती है, तो वहां पे प्रीमियम चार्जेस होते हैं। ठीक है, एंड जस्ट लाइक आप अगर IRCTC में तत्काल टिकट बुक करो या अर्जेंट फ्लाइट बुक करो तो आपको प्रीमियम देना पड़ता है ना, सेम एट इज। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रिप जो परफॉर्म की थी कंपनी ने 2026 में, वो ऑलमोस्ट 1923 ट्रिप परफॉर्म की है। ठीक है, ट्रिप मतलब अप एंड डाउन होता है। ठीक है, अब आते हैं कंपनी के हम लोग शेयर होल्डिंग के बारे में। तो प्रमोटर के पास 35% की शेयर होल्डिंग है, जो कि कंपनी ने 40% से घटाया है। अब कंपनी ने QIP रेस किया था तो उसके अंदर शेयर को दिया था, तो उसके लिए कंपनी की शेयर होल्डिंग घटी है, तो इसलिए 35% की दिख रही है। FIs के पास 0.68% की होल्डिंग है। अभी FIs के पास होल्डिंग कम है, बट FIs कंटिन्यूसली होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है। सारी जो QIP की होल्डिंग थी वो किनके पास चली गई? वो DIs के पास चली गई। अब DIs के पास कितनी परसेंट होल्डिंग है? 8%। 4000 करोड़ में 8% की होल्डिंग रख रहा है DIs, बड़ी बात है। अब देखते हैं DIs में कौन कौन है। तो DIs में बंधन म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है, स्मॉल कैप फंड के पास, वो 3% की है। एंड अबेकस म्यूचुअल फंड जो है, अपॉर्चुनिटी फंड के पास ऑलमोस्ट 2% की होल्डिंग है। तो दोनों अच्छे फंड हैं, तो होल्डिंग अच्छे हैंड्स में है। तो ये मालूम है कि ये इतनी जल्दी सेल नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस कंपनी में कुछ गड़बड़ हो जाए। ठीक है, पब्लिक होल्डिंग की बात करते हैं तो पब्लिक होल्डिंग 58% से घट के 55% पे आई है। और आगे आने वाले टाइम में जब FIs एंड DIs का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा या मैनेजमेंट को भी कुछ दिखेगा, अगर कंपनी खुद ही प्रमोटर बाई बैक करते हैं चीज़ों को, तो उसके हिसाब से ये धीरे धीरे घटती हुई दिखेगी हमें। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो हमें बात करनी है, कॉन कॉल। हम लोग इस वीडियो में डिटेल में कॉन कॉल को डिकोड करेंगे एंड समझेंगे। ठीक है, कंपनी कह क्या रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन कॉल को डिकोड करना। तो कंपनी के पास अभी के टाइम में कितने फ्लाइट थे? 3 फ्लाइट थे, हमें मालूम है। यहाँ पे कंपनी ने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पे बताया है कि रेवेन्यू उन्होंने ये 191 करोड़ का किया था इस क्वार्टर के बारे में। ईयरली का कंपनी ने बताया कि 587 करोड़ का रेवेन्यू किया था। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। हमें इंपॉर्टेंट है कॉन कॉल में कंपनी ने गाइड क्या किया है आगे आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, तो हम उस पर चलते हैं। तो जल्दी से हम लोग उस पोर्शन पे आते हैं, डिकोड करते हैं उस चीज को। ओके, लाइक डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारी चीजें हम लोग नहीं कवर करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम लोग डायरेक्ट कंपनी के मैनेजमेंट जो डिमांड है, लाइक जो फ्यूचर में आउटकम है, उसके बारे में देखेंगे। तो ओके, या फ्लीट एक्सपेंशन रोड मैप। फ्लीट मतलब क्या? जो हमारी फ्लाइट्स हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तब यहाँ पे फ्लीट एक्सपेंशन रोड मैप, फंडिंग एंड रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस के बारे में बात हो रही है। अब नैरो बॉडी फ्लाइट, ठीक है, 737 क्लास एज एम्प्लॉयड, ठीक है, जो कि 3 कंफर्म्ड है। मतलब हमने देखा था ना 3 फ्लाइट्स थे इनसाइट में, तो कंपनी के पास 3 है ऑलरेडी जो कि ऑपरेशनल है, रन कर रहे हैं। ठीक है, 4th एंड 5th मैनेजमेंट ने क्या किया? डेफिनेटली बिफोर द नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ FY27, मतलब ये जो साल चल रहा है और इसका जो अपना ये लाइक अप्रैल में जून आ रहा है, इसमें कंपनी ऑलरेडी में भी 4th एंड 5th एयरक्राफ्ट खरीद चुकी होगी एंड उसको ऑपरेशनल कर चुकी होगी। ठीक है, और नहीं तो सेकेंड क्वार्टर में कर देगी। ठीक है, क्योंकि इनके कॉन कॉल लाइक लेट आई है, तो हमें ये नहीं पता है कि मंथ कौन सा है, मतलब फर्स्ट क्वार्टर या सेकेंड क्वार्टर के अंदर ही कंपनी 4th एंड 5th एयरक्राफ्ट जो नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है 373 उसको ऐड ऑन कर देगी। ठीक है, इट इज वेरी शॉर्टली टू अराइव। ठीक है, कंपनी ने ये मेंशन किया, एयरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट अप्रोच नॉट डेडिकेटेड टू अ सिंगल रूट, रोटेटेड
फॉर द नेटवर्क बैलेंसिंग। मतलब कंपनी ये कहना चाह रही है कि कंपनी ने जो भी एयरक्राफ्ट रखे हैं उनको किसी सिंगल रूट पे नहीं चला रही है, कंपनी ने नेटवर्क लूप बनाया। लाइक कि अगर कंपनी का पार्सल है, सपोज यहाँ से भूटान का पार्सल है, देन उसके बाद कोलालमपुर का पार्सल है, बैंकॉक का पार्सल है, ऑस्ट्रेलिया का पार्सल है, तो कंपनी उस नेटवर्क को कवर करते हुए जाएगी। ठीक है, कंपनी ने वाइड बॉडी फ्लाइट की बात की है, बोइंग 777 की बात। ठीक है, प्लान इज फॉर 4 यूनिट नॉट 2। ओके, तो कंपनी कह रही है वो 2 बोइंग 777 नहीं खरीदने वाले, वो 4 खरीदने वाले हैं। ठीक है, अब 4 का मतलब समझो, पहले डिफरेंस समझो बोइंग होता क्या है। ठीक है, बोइंग 737 एंड बोइंग 777 में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में मैं आपको इमेज से समझाता हूँ। ये जो फ्लाइट आपको दिख रही है छोटी सी, आपको अगर मैं स्क्रीनशॉट लेके बताऊं तो अगर मैं यहां पे आपको दिखाता हूं तो आप ये देखो, लाइक ये जो है ये बोइंग 373 है, उसके साइज में बोइंग 777 की साइजिंग देखो आप। ठीक है, एंड इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं वाइड बॉडी। ठीक है, वाइड बॉडी मतलब चौड़ी, काफी बड़ी साइज की एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें तो वो कंपनी क्या कह रही है कि ये 2 नहीं बल्कि 4 प्लान कर रहे हैं वाइड बॉडी बोइंग 777 के। ठीक है, अब कंपनी क्या कह रही है ये भी जानते हैं। तो कंपनी कह रही है फुल फ्लीट टारगेटेड इन सम टाइम इन द मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर, सेकेंड हाफ कैलेंडर ऑफ द ईयर। मतलब कि कह रही है कि 2027 है, ठीक है, उसके मिड लाइक सेकेंड क्वार्टर तक वो पूरी तरीके से सारी की सारी फ्लाइटें ऑपरेशनल हो जाएंगे, विच हैव द एंटायर फ्लीट ऑपरेशनल, पूरी की पूरी। कॉन्टेस्ट में क्या लिखा है, उसके अंदर 9 एयरक्राफ्ट होंगे टोटल, जिसमें 5 नैरो होंगे जो कि अभी 3 ऑपरेट कर रही है, 2 और कर देगी। ठीक है, इसी क्वार्टर में कर देगी तो 5 हो जाएंगे, प्लस 4 वाइड बॉडी लाइक 4 777 वाले जो एयरक्राफ्ट है बोइंग 777 वाले वो इंक्लूड करेगी। तो कंपनी टोटल कितनी कर रही है, 9 फ्लाइट ऑपरेट करेगी 2027 के मिड से। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी देर बाद इसके रेवेन्यू की जंप करेंगे कि रेवेन्यू कंपनी कितना करने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कंपनी ने ऑलरेडी बताया है कि QIP प्लस प्रेफरेंशियल शेयर टू कवर द बोइंग इंडक्शन, लाइक बोइंग के लिए जो उन्होंने पैसे हैं ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जुटा लिए हैं। ठीक है, एंड अब ये समझना है, यूनिट रेवेन्यू की बात करते हैं। कंपनी क्या कह रही है कि 777 कितना बिजनेस करता है। ठीक है, ड्यू टू लॉन्ग हॉल रोटेशन, ठीक है, 30 to 35 आवर पर यूनिट प्लस इंजीनियरिंग टाइम। ठीक है, टारगेटेड 4 to 5 रोटेशन पर मंथ, मतलब 14 से 15 रोटेशन पर मंथ ही करेगी। बोइंग 777 की बात करें जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है। ठीक है, 75% उसका लोड फैक्टर रहेगा। अब मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट एस्टिमेटेड ईच 777 जनरेट 3x रेवेन्यू ऑफ द 737 फ्लाइट। मतलब कि एक जो वाइड एयरक्राफ्ट है वो 3 गुना रेवेन्यू जनरेट करेगा आपका किसका, और लाइक जो छोटी वाली फ्लाइट है 737 की। तो ये कितनी ला रहे हैं, ये 4 ला रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 12 गुना रेवेन्यू तो सिर्फ ये बोइंग 777 से ही जनरेट करेंगे। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, हम बाद में कैलकुलेट करेंगे आगे जाके कि कंपनी एक एयरक्राफ्ट से कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। ठीक है, एंड कंपनी के पास अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया है कि जो बोइंग 777 है वो 3x रेवेन्यू जनरेट करेगी जो करंट फ्लाइट जो उनकी उड़ रही है 737 के। ठीक है, एडिशनल में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लास्ट में कवर पॉइंट में ये है, कंपनी ने ये बता दिया नियर टर्म कैटलिस्ट क्या होगा, जो 4th and 5th एयरक्राफ्ट आ रहे हैं नैरो बॉडी वाले वो इस क्वार्टर में जुड़ जाएंगे, वहां से रेवेन्यू आना चालू हो जाएगा। मिड टर्म स्टेप चेंज हैंग 777 इंडक्शन, एंड ये कंपनी कह रही है 3x फॉर द करंट बॉडी इकोनॉमी, लाइक 3x रेवेन्यू करेगी, वही बात है, रिपीट कर रही है कंपनी इसमें। ठीक है, तो अब चलो हम लोग देखते हैं, कंपनी के पास 3 ऑपरेशनल फ्लीट थे यहाँ पे हमको मालूम है। ठीक है, एंड कंपनी के जो अब ये मार्च में आया है। ठीक है, लाइक लास्ट क्वार्टर ऐड हुए थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कंपनी के पास जब 2 ही फ्लीट थे, मतलब 2025 में 2 थे,
ठीक है। तब कंपनी का रेवेन्यू कितना था, जब 3 आया तो रेवेन्यू कितना है, ठीक है। तो कंपनी के पास कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। तो कंपनी के पास अगर 2 प्लेन थे तो कंपनी 3 प्लेन थे, अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट 600 मान लेते हैं क्योंकि कंपनी मार्च में तीसरा प्लेन लॉन्च किया था, तो भी हम लोग बहुत कंजर्वेटिव जा रहे हैं तो 600 कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी 600 डिवाइडेड बाई 2, और ये जस्ट जनरल मैथ है, सॉरी 600 डिवाइडेड बाई 3, ये जनरल मैथ है, जस्ट हम लोग बेसिक निकाल रहे हैं कंपनी पर फ्लाइट कितना रेवेन्यू कर रही है फॉर टाइम में। तो कंपनी साल का 200 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है एक बोइंग 373 से, ठीक है। अब हमारे पास एस्टिमेटेड फिगर तो क्योंकि कंपनी कह रही है कि बोइंग 777 जो है वो मिड ऑफ सेकेंड ईयर आएगा, तो हमें FY29 का रेवेन्यू तो क्लियर कट मिल जाएगा, मतलब कंपनी के पास प्लान कितना है, प्लेन कितना है और उसके हिसाब से। तो अगर ये 2 मिनिमम केस लेके चल रहा हूँ, रेवेन्यू बहुत इंक्रीज होगा क्योंकि कंपनी के फ्लाइट चार्जेस इंक्रीज होते हैं, हर चीज इंक्रीज होता है। तो हम लोग बेस केस लेके चल रहे हैं कि बहुत बेस में कंपनी कितना करेगी, ठीक है। उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा कर सकती है कंपनी, ठीक है। 200 करोड़ अगर पर फ्लाइट की बात हो रही है, तो हम लोग 2028 में अगर कंपनी का रेवेन्यू कैलकुलेट करें तो कितना होगा, तो कंपनी कह रही है नैरो बॉडी कितना होगा कंपनी का, ऑलमोस्ट 5 फ्लाइट होंगे। तो अगर 2028 में इंटू हम लोग 5 कर देते हैं, ठीक है, तो 1000 करोड़ का रेवेन्यू किससे जनरेट होगा, हमारे नैरो बॉडी से, ठीक है। अब हमारे पास बोइंग 777 के 4 प्लेन रहेंगे, तो एक प्लेन कितना 3x रेवेन्यू जनरेट कर रही है 737 का, ठीक है। तो अगर हम लोग मतलब कि हमारा एक बोइंग 7 कितना जनरेट करेगा रेवेन्यू, ऑलमोस्ट 600, तो 4 कितने जनरेट करेंगे, इसको हम लोग 1000 को अभी हटा देते हैं, तो हमारे 4 इंटू 600, ठीक है। तो 2400 का रेवेन्यू वहां से आ रहा है बोइंग 777 से, प्लस हमारा 1000 का रेवेन्यू जो ये 5 फ्लाइट्स थी, ठीक है, इनसे आ रहा है जो नैरो बॉडी 737 से। तो कंपनी 3400 करोड़ का रेवेन्यू करने वाली है 2028 में, ठीक है, कंप्लीट। इससे ऊपर होगा क्योंकि फ्लाइट चार्जेस इंक्रीज होंगे, कॉमर्शियल प्लेन के रोटेशन इंक्रीज होंगे, और चार्टर्ड कितने करते हैं उस पर भी डिपेंडेंसी रहेगी, ठीक है। तो अगर हम लोग 34 करोड़ का कंपनी 3400 करोड़ का कंपनी अगर रेवेन्यू करने वाली है, ठीक है, और कंपनी का पैट इस टाइम चल रहा है 20% का, तो अगर कंपनी का अगर पैट 20% का कैलकुलेट करूं तो कंपनी का अगर यहाँ से 340 कितना हो जाता है 680, तो कंपनी 2 साल में अपने जो रेवेन्यू है, पहले आप ये समझ लो, और इसको 3400 को अगर हम डिवाइड कर दें 600 से, तो कंपनी 2 साल में अपना रेवेन्यू 5.6x ग्रो करने वाली है। एंड कंपनी जो अपना जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो अगर 680 है प्रॉफिट कंपनी का अगर 2028 फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है, तो 2028 कैलेंडर ईयर का, सॉरी, ठीक है, तो उसको 122 से डिवाइड कर दें तो कंपनी ऑलमोस्ट 6x प्रॉफिट ग्रोथ करने वाली, 6x रेवेन्यू ग्रोथ करने वाली है सिर्फ 2 सालों में, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कंपनी का ईपीएस कितनी अच्छे से री रेट होगा और कंपनी आगे आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा परफॉर्म कर सकती है। होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, थोड़ी लंबी होगी है, प्लस प्लीज़ आप इस चीज़ को डिटेल में समझिएगा, खुद से पढ़ने की कोशिश करिएगा। एंड कंपनी में अगर कुछ आपको और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखते हैं तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।